नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी धोखाधड़ी से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में संपत्ति से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। न्यायालयों में लंबित सभी मामलों में से कम 2/3 संपत्ति या संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी से जुड़े हैं। संपत्ति पर अक्सर परिवार के झगड़े होते रहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संपत्ति का मालिकाना हक एक मानव अधिकार है। संविधान अधिनियम 1968 में संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। संपत्ति धोखाधड़ी में बिल्डर भी लिप्त रहते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े झूठे वादे, गलत विज्ञापन, आश्वस्त किराए की रिटर्न, विभिन्न परियोजनाओं की नकली किराए की लिस्टिंग प्रकाशित करना आदि। साथ में निजी संपत्ति विवाद भी होते ही रहते हैं। किसी ने गलत तरीके से संपत्ति लिखवा ली तो फिर किसी ने फर्जी कागजात पर संपत्ति ट्रांसफर या फिर बेच दी है। इसी से जुड़ी संपत्ति से जुड़े धोखाधड़ी मामलों पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप शर्मा जी आपको संपत्ति फ्रॉड से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127 इसके अलावा एक और नंबर 01206127 इन नंबर्स पर आप कॉल करके प्रॉपर्टी धोखाधड़ी पर कानूनी जानकारी ले सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। प्रदीप जी, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो बिल्डर की धोखाधड़ी का मामला है उसमें डेवलपर्स दिखाते हैं कि कुछ ही फ्लैट बचे हैं, इसलिए से अभी खरीदें, और लोग इस दावे को बिना किसी जानकारी के जल्दी में खरीद भी लेते हैं। अब ऐसे हालातों में दाम भी ज्यादा लगाए जाते हैं। इस पर बिल्डर कैसे कार्रवाई हो सकती है बिल्डर पर? एक्चुअली आपको अवगत होगा और आपके ये नॉलेज में भी होगा कि अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले ही सुपरटेक की 2 टावर्स को नोएडा में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे डिमोलिशन करने का होता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि आप जितने पैसे आपके जो बायर्स से लिए हुए हैं वो पैसे इमीडिएटली वापस करें या जेल का रास्ता देखें। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, उदाहरण हमारे सामने हैं जो दिन प्रतिदिन हमारी दिनचर्या में आते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज में हमें पता लग रहा है कि कैसे लोगों को ठगने का, इसे आप कहेंगे ये एक तरह से व्हाइट कॉलर क्राइम है। व्हाइट कॉलर क्राइम है क्योंकि इसके अंदर इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं। पूजा, सबसे बड़ा जो आज का विषय के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, इसमें 3-4 पॉइंट मेरे हिसाब से हर एक आदमी को पता होना चाहिए जो भी प्रॉपर्टी खरीदने के अंदर इच्छुक है। एक तो सबसे बड़ा जो इशू रहता है वो टाइटल का रहता है कि आदमी कौन मालिक है। मालिक है तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या है। बहुत से लोग, एक तो मैं ये भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप डॉक्यूमेंट कोई भी साइन करें, जल्दी में ना करें। उसकी जो भी डॉक्यूमेंट आप साइन करना चाह रहे हैं उसकी फोटोकॉपी आप बिल्डर से या किसी से भी, जिससे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट का एक कॉपी आप ले, उसे अच्छे से पढ़े। ना समझ आने के ऊपर किसी एडवोकेट की, किसी जानकार की, या जो कोई ऐसा आदमी जिसे ये खरीदने बेचने का ये सारा इल्म हो, जानकारी हो, वो नॉलेज हो, ऐसे आदमी से कांटेक्ट करें। क्योंकि खरीदता है, सर्विस क्लास लोग हैं, गरीब तबके के लोग ना जाने कैसे कैसे पैसा इकट्ठा कर और ये प्रॉपर्टी को अपने फ्यूचर के लिए, ओल्ड डेज के लिए इकट्ठा करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे पाया ये जाता है कि दे लैंड अप इन सम प्रॉब्लम। और सालों साल सिविल मैटर्स में वैसे भी कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है, और जब तक आदमी उस प्रॉपर्टी को एंजॉय भी नहीं पा सकता है, उससे पहले ही कई बार देखा गया है कि वो आदमी स्वर्गवास हो जाता है उसका। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है प्रदीप जी, आगे कार्यक्रम में बातचीत जारी रखेंगे। गोवा से हमारे साथ जुड़े हैं
कैलाश हमारे साथ जुड़े हैं। क्या सवाल है कैलाश जी आपका, पूछिए। सर वो हमारा जो मैडम जो प्रॉपर्टी है ना, वो क्या वो पैसे तो ले ली उसने, लेकिन अभी पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही, वकील भी ज्यादातर वो लोग वकील भी इग्नोर कर रहा, मतलब आगे पीछे करते केसेस को ये पोस्टपोन करते रहते वो लोग, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे कोई तरीके से। तो इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया चाहिए था क्या कैसे हो सकता है, इजी क्या कोई प्रोसेस है उसके साथ जाने का। प्रदीप जी। पूजा जी, मैं इनके क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पा रहा, क्यों कोई इशू इसका जो वॉइस इशू होगा, लेकिन जहां तक मैं इनको समझ पाया, पता नहीं ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये कुछ कह रहे हैं कि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही या कोई वकील कुछ नहीं कर रहा। अभी इन्होंने ये भी नहीं बताया कि इनका एक्चुअल डिस्प्यूट क्या है। हमें डिस्प्यूट बताएं एग्जैक्टली कि डिस्प्यूट क्या है, कागज गलत बन गए या टाइटल का डिस्प्यूट है या फर्जी धोखाधड़ी से किसी ने कुछ करा लिया। कैलाश जी, विवाद किस बात को लेकर है? बिल्कुल जी, जब तक हाँ, कैलाश जी से मैं पूछ लेती हूँ। कैलाश जी फटाफट से बताइए कि विवाद किस चीज को लेकर है? हाँ जी, बैंक के तो एक्चुअली क्या हम लोग गए थे पहले लोन। आपकी आवाज नहीं आ पा रही क्लियर। टीवी की आवाज को आपको कम करना होगा। हम बार बार दर्शकों से अपील करते हैं, आप जब भी कार्यक्रम में जुड़ते हैं टीवी सेट की आवाज को आप कम कीजिए, सवाल अपना पूछिए और उसके बाद यहाँ से जो जवाब आपको मिल रहा है उसको ध्यान से सुनिए। फिर से आप कोशिश कीजिएगा, आपका सवाल फिर से हम लेंगे। प्रदीप जी, हम आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी के जो पोजीशन है उसमें देरी सबसे आम तरीका है, जिससे धोखाधड़ी अक्सर होती रहती है, लोग इसी जंजाल में फंस जाते हैं। आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं और इसे देने में वर्षों की देरी हो जाती है। इन हालातों में क्या किया जाए, बिल्डर को कैसे जवाबदेह इसमें बनाया जाए? पूजा, अभी मैं जैसे बता रहा था उसके कड़ी में मैं एक बात ये भी बताना चाहूंगा। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेसिकली जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब जानना यह है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक आदमी ऑफर करता है किसी चीज को और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है जी। जो दो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, एक आदमी ने ऑफर करी, दूसरे ने वो टर्म्स एंड कंडीशन मानी और उसके ऊपर साइन किए, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एक ऐसा दस्तावेज है जो दोनों पे, जो भी उसके ऊपर सिग्नेटरीज हैं, हस्ताक्षर जो लोग करते हैं, वो उन दोनों के ऊपर मान्य है। उसका वो कोर्ट ऑफ लॉ में वो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसकी वैलिडिटी है। अब सबसे पहले क्या है कि जानना यह है कि जब आप बिल्डर के पास गए, वो एक मोटी सी बुकलेट आपको पकड़ा देगा कि आप यहां साइन कर दो, यहां साइन कर दो, यहां साइन कर दो। मैं एक बार फिर दोबारा से वो बात रिपीट करना चाहूंगा कि कोई भी दस्तावेज साइन करने से पहले आपको अच्छे से, जब तक उसके कंटेंट समझ में ना आ जाए तब तक ये डॉक्यूमेंट को साइन करके आप बिल्डर को ना दें। एक चीज। दूसरी चीज पूजा जी, मैं इसमें कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे क्लोजेज हैं, बिकॉज हम डे टू डे एक्टिव लाइफ में हम इस प्रोफेशन में हैं, हमें मालूम है कहां पर क्या क्या गलतियां होती हैं और बहुत से बेचारे भोले भाले लोगों को चीट कर लिया जाता है। इसमें जब भी आप किसी बिल्डर के पास जाएं और एक प्रॉपर्टी खरीदें, उसमें 3-4 चीजें आपको देखनी ही देखनी है। एक तो ये देखेंगे आप कि क्या बिल्डर ने उस प्रॉपर्टी का जिसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन किया है उसका चेंज ऑफ लैंड यूज अवेल किया है या नहीं किया। वो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है किस आदमी को, अगर सपोज कीजिए बिल्डर्स का अक्सर क्या होता है कि वो एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करते हैं जी। उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन दे देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे पाया जाता है कि इसका ये तो रेजिडेंशियल इसका चेंज ऑफ इसका लैंड यूज ही नहीं है। तो उस स्थिति में क्या है, वो प्रॉपर्टी चाहे बेशक बिल्डर आपको दे भी दे, तो वो प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन मार्क हो जाती है, उसके ऊपर एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहला जो आपको चीज देखनी है वो आपको ये देखनी है कि क्या इस टाइटल का मतलब जो उसके ऊपर जो बिल्डर बना के आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, क्या वो कानूनी तौर के ऊपर उसका मालिक है भी या नहीं है। बिल्कुल। प्रदीप जी, आपसे चर्चा करेंगे। एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, डीपी गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है, पूछिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। 2012 में गुड़गामा में ऑडियो विक्ट्री वैली में फ्लैट बुक कराया था जी।
और पेमेंट हमने जो उनकी थी उससे भी ज्यादा करीब 3 लाख फालतू चला गया है। अब वो कहते हैं जी RWA तो अभी वहाँ है नहीं और बिल्डर फोर्जरी में अंदर है, तो वो करीब 2.5 लाख रुपए तो RWA का मांग रहे हैं और अभी तक फ्लैट का काम कंप्लीट नहीं है। कहते जी जितना 2-3 लाख का काम कमती है आप उतना लच करके फ्लैट ले लो और RWA के पैसे दो जी, और दुनिया भर के चार्ज मांग रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप इस पर? हम यही चाहते हैं कि एक तो उनको 2015 में उनको फ्लैट देना था, वो दिया नहीं, तो इनको ऊपर प्लेंटी पड़ना चाहिए। क्या इनके पास विकल्प है? प्रदीप जी, आपने सवाल समझा होगा। 2012 में प्रॉपर्टी ली, उस पर बहुत सारे जो है विवाद चल रहे हैं, क्या विकल्प है इनके पास? पूजा, सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इनको देखना चाहिए था कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, कितने टाइम के अंदर वो प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करेंगे और हैंड ओवर जो करेंगे वो किस स्टेटस पे करेंगे, क्या वो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा या उसमें वुडन वर्क या जैसे कुछ पार्शली फर्निश्ड फ्लैट होगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, आप ये अगर अपने दस्तावेज को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए मैंने बार बार प्रदीप जी, अब ये तो गलती इनसे हो गई है या जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में या फिर जो कुछ भी इनकी तरफ से रहा हो, लेकिन अब इनके पास विकल्प क्या है? अगर अब इनको नहीं फ्लैट मिल पा रहा है या और पैसे की डिमांड की जा रही है, तो क्या इनके पास ऑप्शन है? कुछ विकल्प बचता है इनके पास? अब इनको सिविल कोर्ट के अंदर सूट फॉर पोजीशन डालना पड़ेगा। सूट फॉर पोजीशन अगेन जब डालेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपका जिसके बिल्डर के साथ हुआ था वो आपको कोर्ट में लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले जब आप कोर्ट में जाएंगे तो पहला सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि आप मालिक हैं भी या नहीं है उसके। बिल्कुल। मालिक होंगे कैसे? वो दस्तावेज से पता लगेगा जो कॉन्ट्रैक्ट आपने उनके साथ किया होगा। तो उसके बाद आप जाइए कोर्ट में कि ये सूट फॉर पोजीशन, ये प्रॉपर्टी अब तैयार हो गई है, लोग बाग मुझे साथ ही साथ इसमें एक पुलिस कंप्लेंट कर दे कि मैं इस दस्तावेज के आधार पर मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं और ये लोग बिना बात मेरी प्रॉपर्टी के बीच में मेरे को दखलंदाजी कर रहे हैं, मुझे प्रॉपर्टी को यूज नहीं करने देने जा रहे हैं। तो 2 विकल्प इनके पास है, एक सिविल है और एक क्रिमिनल भी है। और अगर उसके अंदर किसी तरह की टर्म्स एंड कंडीशन जैसे इन्होंने बताई कि RWA ये पैसा मांग रही है, वो मांग रही है, RWA जब पैसा लेती है वो क्योंकि अभी बिल्डर तो जेल में बता रहे हैं ये, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी जिसमें रह रहे होंगे, मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर होगा, लिफ्ट मेंटेनेंस है, सफाई है, सिक्योरिटी है, इस तरह के कुछ इश्यूज होते हैं। तो वो मुझे जो इनके बात से सुनने में पता लग पा रहा है वो कि जो RWA ने वो सारी की सारी एक्टिविटीज को अपने हाथ में ले लिया होगा और वो पैसा इसलिए मांग रहे होंगे इनसे कि ताकि कि वो सिक्योरिटी को, जो सिक्योरिटी वालों को पैसा देना है वो दे पाए, जो मेंटेनेंस है बिल्डिंग की वो दे पाए, लिफ्ट है, प्ले ग्राउंड्स हैं या आजकल और भी फैसिलिटीज हैं, तमाम चीजें हैं जो उसके बाद गिनवाई जाती हैं और वही इनसे अब डिमांड की जा रही है। बहरहाल जो विकल्प आपकी तरफ से दिया गया है इसको वो जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इनकी समस्या का समाधान हो जाए। हमारी आज की खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में, जिसमें हम बात कर रहे हैं कैसे जो है किसी को फ्लैट बेच दिया जाता है या फिर कैसे जो संपत्ति विवाद है वो किसी के साथ भी हो सकता है। इसी के लिए अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे उनका सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है आपका? AK माथुर जी, स्वागत है, बताइए। मैडम मैंने यहाँ ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में मकान बुक कराया है, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके जो आदमी थे उन्होंने जी पूछिए, फ्लैट ले रखा आपने? उनके जो आदमी थे तो उन्होंने हमको कुछ बताया, कोई बहुत सारी छूट कर बताया ना कि ये मिलेंगी ये मिलेंगी, अब वो कुछ नहीं दे रहे हैं। प्रदीप जी, फिर से वही समस्या जिसका आप बार बार जिक्र करें कि लोग ये गलतियां कर देते हैं। पूजा जी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि हम लोग रोजाना कोर्ट्स पे ये प्रॉब्लम रोजाना देख रहे होते हैं। तो मैं फिर एक बार दर्शकों को बताना चाहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि कभी भी जब भी आप थोड़ा सा टाइम ले लें, जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहें थोड़ा टाइम लें और दस्तावेज को अच्छे से पढ़ें। एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया तो फिर आपके हाथ कट जाते हैं।
फिर आप बाउंड हो जाते हैं उन टर्म्स एंड कंडीशन से। अब इनके भी क्या ऐसे ही हम समझे या इनके पास अभी कोई विकल्प बचा हुआ है? पूजा जी, अगर इन्होंने डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया और उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो फिर कोई संकल्प, वो किसी तरह का कोई भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। और अगर कोई भी डिस्प्यूट है फिर सिविल कोर्ट है, उसके अंदर फिर जो भी ये डिक्लेरेशन चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो चाहते हैं, ABC जो भी इनकी रिक्वेस्ट है, वो फिर सिविल कोर्ट उसकी रेमेडी है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि माथुर जी आप जरूर अपनी कानून का मदद लेंगे और जो भी उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। प्रदीप जी, अगर हम बात करें भूमि उपयोग या फिर लैंड यूज की, उसमें परिवर्तन की मंजूरी डेवलपर्स द्वारा नहीं ली गई है, यह जानते हुए भी कि डेवलपर संपत्ति बेच रहे होंगे, इसलिए संपत्ति निवेश से पहले हमेशा जब हम जिक्र करते हैं CLU या फिर भवन अनुमोदन की जांच करनी चाहिए। इसके कानूनी पहलू क्या है वो बताइए। पूजा जी, ये एक स्टेप होता है, जब भी कोई लैंड होती है उसका कोई ना कोई यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहिए कि एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका जो लैंड यूज है वो एग्रीकल्चर हो गया। इसी तरह जब आप रहने के लिए कुछ मकान वगैरह बना चाहते हैं उसके ऊपर, तो उसका जो लैंड यूज है वो रेजिडेंशियल हो गया। इसी तरह अगर कहीं कहीं पर स्पेसिफिकली कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लैंड को ईयर मार्क कर दिया जाता है तो वो उसका कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कमर्शियल यूज हो गया। तो डिफरेंट चीजें हैं। इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि जब भी कोई आदमी उसको खरीदना चाहे, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहे, उसको 4-5 चीजें, बल्कि मैं 2 चीजें पूजा जी ऐसी बताऊंगा जो शायद लोग जिसको इग्नोर करते हैं, जिसको इवन काफी सारे हमारे प्रोफेशन में भी लोगों को ये नहीं पता होता कि इस तरह की कोई चीज उसमें देख लेनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए प्रदीप जी, एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। CP गुप्ता जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार। हाँ जी। अभी गुड़गांव का पूछा था, वो तो आपने बताया। ये दिल्ली में कुंडली है सोनीपत रोड पर, तो वहाँ भी बिल्डर का यही है कि कोर्ट में लोग चले गए तो बिल्डर को तो कोर्ट ने हटा दिया। अब वहाँ किस तरीके से कोर्ट में बिड डाली गई, तो वो बिट्टू टिक्कू वाले को वो फसारी फ्लैट दे दिए। अब बिट्टू टिक्कू वाले ने क्या किया, जो कोर्ट में जिसने दावा पेश कर दिया कि मैंने भी बुकिंग कराया था, तो उसको तो वो दे रहे हो। जो NRI पार्टियां बाहर रहते हैं उनको तो मालूम ही नहीं कि क्या हुआ, तो उनको वो फ्लैट ही नहीं दे रहे, देने से मना कर रहे, कैंसिल कर दिए और पेमेंट जा चुकी है। इसमें भी सीधी सी बात है, कोर्ट उसी को रिलीफ देता है जो कोर्ट के सामने आएगा। बिल्कुल। मैं अगर अपना बात बताऊंगा ही नहीं तो कोर्ट ऐसे तो नहीं है, कोर्ट को क्या पता क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है क्या टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। तो जो भी आगे आएगा, जो कोर्ट के सामने अपना केस फाइल करेगा, कोर्ट उसी को डिसाइड करेगी। तो जैसे इन्होंने कहा कि जितने लोग कोर्ट के माध्यम से आए उनको प्रॉपर्टी मिल गई, बाकियों को नहीं मिली, तो जो बाकी बचे हैं उनको भी कोर्ट के थ्रू और उस ऑर्डर को देखते हुए कि पैरिटी पे कर ले। पैरिटी का मतलब है एट पार, कि बाकी लोगों के साथ ऐसा हो गया, हमने भी ये खरीदा था और ये आपका ऑर्डर है, तो उससे मेरे को उम्मीद है कि इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आगे आपकी समस्या का समाधान जरूर हो। प्रदीप शर्मा जी, फर्जी कागजात की अगर हम बात कर लें तो उसके बल पर जमीन या संपत्ति ट्रांसफर, बेचना, खरीदने की स्थिति में कानूनी प्रावधान क्या होते हैं और कैसे राहत मिल सकती है? पूजा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है हमारे देश में, जिससे प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर बेसिकली है क्या? ट्रांसफर है अपने अधिकार, राइट्स, जो अपने राइट्स हैं, आप एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन के लिए या और दूसरे भी कारण हो सकता है, इस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर खास तौर पे सेक्शन 7 एंड सेक्शन 11, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कि सेक्शन 7 और सेक्शन 11, जिसमें कि ये बताया गया है कि कौन आदमी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है, ठीक है, जो एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी में कर सकता है। इसी तरह सेक्शन 11, 2 चीजें हैं जिससे आप प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी के नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं। पूजा, मैं इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था ये
मैं ये भी चाहूंगा कि जो लोग दो जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट की बताऊंगा, हर आदमी को चाहिए कि उसकी नॉलेज थोड़ी बहुत हर एक आदमी को हो। एक है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस सूरज लैम्प, ये अक्टूबर 2011 की जजमेंट है और ये बात करती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर। बहुत से सारे 2000 इस जजमेंट के पहले मैक्सिमम लोग अपना जो जमीन को ट्रांसफर करा लेते थे और पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे करा लेते थे। उससे क्या होता था, गवर्नमेंट को तो लॉस था ही, उनका तो रेवेन्यू लूज हो ही रहा था क्योंकि रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट को तो लूज था, लेकिन इसमें धोखाधड़ी बहुत ज्यादा हो रही। जी। तो इसीलिए ये इस जजमेंट के बाद 2011 के बाद अगर कोई भी आदमी आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अपनी जमीन को बेचना चाहे तो कृपया करके उस प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी तरह का आप एंटर ना करें, कोई पैसा ना दें, क्योंकि अगर बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं, 95% तक चांसेस होते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी गलत हो सकती है। किसके सिग्नेचर है किसके नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, इसको ध्यान में रखना होगा। अब प्रदीप जी, समय का अभाव है हमारे पास और इसलिए मैं आपसे इजाजत अब लेना चाहूंगी। बहुत सारे सवालों का आपने बखूबी जवाब भी दिया और विस्तार से आपने जानकारी दी है, बहुत छोटी छोटी बारीकियां आपने समझाने की कोशिश की है जिसको कि दर्शकों को और लोगों को ध्यान में रखना होगा किसी भी संपत्ति को खरीदते या फिर बेचते वक्त। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।